फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उस एफएम में, उसमें एफएम वाला पार्ट प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के साथ थोड़ा सा थियरिटिकल होगा बट मोर ऑफ प्रैक्टिकल है। सो इसमें हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक करने वाले हैं वो है लेवरेजेस। अब देखो लेवरेजेस क्या होता है, पहले मैं एक डेफिनेशन समझा रहा हूं। देखो ये डेफिनेशन से कुछ नहीं समझेगा, मैं एग्जाम्पल दूंगा उससे समझेगा। लेवरेज का मीनिंग क्या होता है? इट इज द स्पीड एट विच प्रॉफिट चेंजेस ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट। इससे नहीं समझेगा। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं। समझो हम लोग है ना 1000 यूनिट्स बेच रहे हैं एट 10 रुपीज, तो सेल्स कितना हो जाएगा? 10,000। एक मिनट पहले देख लो, ये कुछ लिखना नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कब लिखना है, पहले समझना इंपॉर्टेंट है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, समझो 6 रुपीज है, तो 1000 यूनिट्स का 6000 हो गया। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या बनता है? 4 रुपीज, 4000, बराबर है। फिर माइनस क्या करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट, समझो 3000 है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1000। करेक्ट? समझा? अब मुझे बताओ, विदाउट एक्सप्लेनिंग यू एनीथिंग, ठीक है, मैं अभी तक कुछ समझा नहीं रहा हूं, पहले मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, अगर मेरा सेल्स 10% बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं? लॉजिकली सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। कितना परसेंट बढ़ेगा? 10%, लेस देन 10%, मोर देन 10%? लेस देन 10%। चलो तो कितना? 9%, 8%, लेस देन है तो चलो मोर देन में कितना? 11%, 15%, 20%, कितना? क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 10% बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, कितना परसेंट बढ़ेगा? एग्जैक्ट परसेंटेज। अरे बढ़ेगा तो मुझे भी मालूम है, लेकिन कितना बढ़ेगा वो फिगर चाहिए मुझे, समझा कि नहीं? हाँ, सेल्स 10% बढ़ा तो प्रॉफिट कितना बढ़ेगा? नहीं, 10% नहीं। अब देखो पहले मैं लिख दे बता देता हूं आप लोगों को, प्रॉफिट है ना 40% बढ़ेगा। अब 40% क्यों, वो मुझे समझाना है। पहले मैं प्रूव कर देता हूं कि 40% बढ़ेगा। 1000 प्लस 10% कितना होता है? कैलसी पे करो, और इस पे कैलसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जन कैलसी निकालो, क्योंकि कैलसी के बिना समझेगा ही नहीं। 1100 बराबर है 1100 इंटू 10, 11,000, 1100 इंटू 6, 6600, 1100 इंटू 4, 4400। ये समझा? फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगा क्या? सेम रहेगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1000। अब कैलसी पे देखो, 1000 प्लस 40%, 1400 होता है कि नहीं? बराबर है। तो सेल्स 10% बढ़ा तो मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ गया? बट ये तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद बताया, मैंने तो आप लोगों को पहले ही बता दिया था, मतलब ये सब कैलकुलेशन करने के पहले बता दिया था मैंने, ये 40% बढ़ेगा। अच्छा अभी समझो, फॉर एग्जांपल ये 1000 है ना, सेल्स समझो मेरा कम हो जाता है 20% कम, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं खाली, 20% कम, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं मेरा प्रॉफिट है ना 80% कम होगा। मतलब मैंने कुछ सॉल्व किया नहीं, ऐसे ही बता दिया। चेक कर लेते हैं, 1000 माइनस 20%, कैलसी पे करो कितना आता देखो, 800 यूनिट्स, 800 इंटू 10, 800 इंटू 6, अरे 6 कैसे, 800 इंटू 6, 800 इंटू 4, 3200। फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा तो कितना हो जाएगा? 200। 1000 80% करो, ये आ गया। तो डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग, मैंने मुझे तो पहले मालूम था कि इधर 40% बढ़ेगा, इधर 80%। तो अब लॉजिकली मुझे बताओ, मतलब कितना बढ़ा? ये 10 बढ़ा तो ये 40 बढ़ा, मतलब 4 टाइम्स 4
4 टाइम बढ़ा ना, और इधर 20 है तो 80, मतलब 4 टाइम बढ़ा। तो मुझे पहले से मानता है 4 टाइम चेंज होगा, वो मुझे कैसे मालूम पड़ा 4 कैसे, 4 कैसे 4। अभी दूसरा सम देता हूं मैं, उसमें मैं पूछूंगा कितना 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स, बता सकोगे? पहले बताओ इसमें कैसे। समझ गया ना? दूसरा क्वेश्चन, हाँ तो वो अगर उसमें आ गया मतलब समझ गया। मैं पूछ रहा हूँ अरे वो क्यों बढ़ा, वो मेरे को मुझे भी मालूम है, सबको मालूम है, क्योंकि ये अगर समझो 10% बढ़ रहा है, सब चीज 10% बढ़ रहा है, लेकिन फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है, इसलिए प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा, वो समझता है। लेकिन 4 क्यू 4 टाइम क्यू, वो 4 कैसे आया मुझे? अब कितने स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इधर 4 दिख रहा है, तो ये 4 टाइम्स, वो भी रॉन्ग है, वो रॉन्ग है। क्योंकि चलो मैं वो भी पहले प्रूव कर देता हूं, अभी भी मैं 4 ही रखूंगा, लेकिन 4 टाइम्स नहीं होगा। देखो ये समझो 1000 यूनिट सेल्स एट द रेट ऑफ 10,000, वीसी एट द रेट 6,000, कंट्रीब्यूशन एट द रेट 4 है, फिक्स्ड कॉस्ट समझो मैंने 2000 लिया, या 2000 भी नहीं, चलो मैंने लिया 3600, प्रॉफिट कितना हो गया 400, बराबर है। अभी भी ये 4 ही रुपए है। अब इधर 10% बढ़ेगा ना, तो प्रॉफिट कितना बढ़ेगा उनमें 100% बढ़ेगा, 4 टाइम्स नहीं। देख लेते पहले 1000 प्लस 10% 1100, 1100 इंटू 10 11,000, 1100 इंटू 6 6,600, 4,000, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, कितना हो जाएगा 800। कैलसी पे देखो 4% 8 बराबर है। कितना टाइम बढ़ा 10 टाइम्स, 10 का 10 टाइम्स ना, इधर 10, अभी अभी ये वाला है 400 प्लस 100% 800, सेम किया। तो मेरा क्वेश्चन इधर 4 टाइम क्यों हुआ, समझा देता हूं मैं। ये जो स्पीड, ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है, ये देखो सब चीज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिक्स कॉस्ट विल रिमेन, इसीलिए फास्ट बढ़ेगा प्रॉफिट। तो स्पीड किसके वजह से मिल रही है, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। तो अभी ये मेरा हैंड मूवमेंट देखना, फिक्स्ड कॉस्ट, दिस कन्वर्ट्स व्हाट इनटू व्हाट, ये फिक्स्ड कॉस्ट किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहा है। कंट्रीब्यूशन 4000 है, ये 1000 है, कितना रिलेशन है 4000 विद 1000, 4 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, इसलिए 4 टाइम्स चेंज होगा। इधर देखो फिक्स्ड कॉस्ट किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, तो 4000 और 400 कितना टाइम दिख रहा है 10 टाइम दिख रहा है, इसलिए 10 का 10 टाइम 100, समझा? अगर मैं इधर समझो चेंज करता हूं, लेट्स से चलो मैंने इधर लिया 3200, तो इधर आंसर कितना होगा 800 होगा। अब मुझे बताओ फिक्स्ड कॉस्ट इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं ना, 4000 और 800 कितना टाइम हुआ, 4000 डिवाइड बाई 800 कितना टाइम होता है 5 टाइम्स हो रहा है, तो 5 गुना चेंज होगा। तो ऊपर 10 है तो इधर 50 चेंज होगा, देखते 50 होगा कि नहीं। 3200 है वो तो सेम ही रहेगा, 4400 माइनस 3200 1200। अब कैलसी पे करके देखो 800 प्लस 50%, अब समझा? तो ये इसमें बोलेंगे इस केस में लेवरेज इज हाउ मच टाइम 4 टाइम्स, इसमें लेवरेज इज 5 टाइम्स। तो 4 टाइम का मतलब क्या होता है, अगर ऊपर 1% चेंज होगा ना 1%, तो प्रॉफिट 4% चेंज होगा 4 टाइम का मतलब। वैसे ही अगर 1% सेल्स कम होगा ना, तो प्रॉफिट भी 4% कम होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये लेवरेज किसकी वजह से आया, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। ये चेंज नहीं होता, बाकी सब चेंज होता है, इसकी वजह से प्रॉफिट थोड़ा फास्ट चेंज होता है। सो अभी देखो लेवरेज इज द स्पीड, 4 टाइम्स इज द स्पीड एट विच प्रॉफिट इज चेंजिंग ड्यू टू व्हाट, ये समझा? अब फिक्स्ड टाइप के होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट ना 2 टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। समझाता हूं मैं क्या होता है ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट जो बिजनेस ऑपरेट करते हैं ना, बिजनेस चलाते हैं तब लगता है। बताओ अगर समझो मुझे कोचिंग क्लास का बिजनेस करना है, तो इसके लिए जगह चाहिए,
रेंट लगेगा। रेंट इज अ वेरिएबल कॉस्ट की फिक्स कॉस्ट, रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट। एम्प्लॉइज होते हैं, सैलरी देनी पड़ती है, सैलरी इज अ वेरिएबल कॉस्ट की फिक्स कॉस्ट। सो अगर मुझे ये बिजनेस ऑपरेट करना है तो मुझे रेंट भी लगेगा, सैलरी भी लगेगी। तो वो दोनों कॉस्ट कौन से हो गए? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेट करने के वजह से जो फिक्स्ड कॉस्ट आए, ये समझा? तो इसमें क्या क्या एग्जांपल आएंगे? सैलरी। फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते हैं? ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट जब हम फाइनेंस लेते बाहर वालों से। मैं अगर समझो बैंक से लोन लेता हूं या डिबेंचर इश्यू करता हूं तो मुझे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। इंटरेस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट की फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होता है क्या? इंटरेस्ट क्या होता है? अगर सेल्स आपका डबल हो गया तो आपको बैंक को डबल इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? सेम इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट इज विच कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट। वो क्यों आया? क्योंकि हमने बाहर वाले से फाइनेंस लिया। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हैं, उस पर क्या देना पड़ता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर कंपनी का प्रॉफिट डबल होता है तो प्रेफरेंस वाले को डबल डिविडेंड देंगे क्या? उनका वो जो 10% प्रेफरेंस डिविडेंड, तो 10% फिक्स्ड ही होता है ना। सो इसमें क्या क्या आएगा? इंटरेस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से स्पीड मिलती है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से लेवरेज होता है। सो दो टाइप के फिक्स्ड कॉस्ट है, दो टाइप के लेवरेज। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट से जो आया उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, और फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट से आया उसको क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल लेवरेज। अब मैं इसमें कंटिन्यू कर रहा हूं। समझो ये मेरे ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या क्या आएगा इसमें? रेंट और सैलरी। अभी तक मैंने फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया क्या? नहीं। अभी तक मैंने इंटरेस्ट भी माइनस नहीं किया और प्रेफरेंस भी माइनस नहीं किया। तो ये मेरा कौन सा प्रॉफिट हो गया? NPBIT। इंटरेस्ट माइनस नहीं किया ना, तो इट इज बिफोर इंटरेस्ट। अच्छा, फिर मैं माइनस क्या करूंगा? अभी सुनना। इंटरेस्ट है समझो, लेट्स से 800 रुपीज, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा? 200 रुपये। ये ध्यान देना भैया, क्योंकि ये इसी से समझ में आ जाएगा। ये कौन सा, देखो ये वाला कौन सा फिक्स कॉस्ट था? इसके वजह से कुछ लेवरेज आया था, इसने इसको कन्वर्ट किया था इसमें, कितना टाइम? तो प्रॉफिट 4 टाइम बढ़ा था। अब ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट आया, वापस फिक्स कॉस्ट आ गया, वापस स्पीड मिलेगी। ये किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? NPBIT को NPBT में कन्वर्ट कर रहा है। कितना टाइम दिख रहा है? तो 5 टाइम और प्रॉफिट बढ़ेगा, और बढ़ेगा। मतलब क्या हाल में, ये 40 है ना, तो 40 का 5 टाइम कितना होता है? 200। 200 होता है ना, तो ये 200% बढ़ेगा। इधर 80 है ना, 80 का 5 कितना होता है? 400। तो ये 400% कम होगा। चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा, इंटरेस्ट चेंज होता है क्या? तो इधर कितना हो जाएगा? 1400 माइनस 800, 600 होता है। कैलसी पे करके देखो, 200 प्लस 200%। सबने कैलसी यूज करो, उसके बिना समझेगा ही नहीं ये टॉपिक। 600 रुपये आ गया, इधर इंटरेस्ट सेम रहेगा। 200 माइनस 800 कितना होता है? माइनस 600। अब ये भी चेक करो, 200 माइनस 400%, माइनस 600 आता है। तो ये और प्रूव क्या हो गया? और कितना स्पीड मिला? कितना टाइम्स? तो जो इधर चेंज है ना उसका 5 टाइम्स, जो इधर है उसका 5 टाइम्स। ये समझ में आया? ये वाला 4 टाइम्स था, वो कौन सा लेवरेज था? ऑपरेटिंग लेवरेज, क्योंकि वो इसके वजह से हो रहा था। ये वाला 5 टाइम्स किसकी वजह से हो रहा है? इंटरेस्ट, मतलब फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। तो ये फाइनेंशियल लेवरेज। सो ऑपरेटिंग लेवरेज हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। फाइनेंशियल लेवरेज, सो अब देखो ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला 4 कैसे आया मुझे? अभी तो समझा ना 4 कैसे आया? किसको किससे कैसे याद रखने का? ऑपरेटिंग लेवरेज किसके वजह से होता है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, बस उसके ऊपर नीचे वाला फिगर किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, यही है ना। तो फॉर्मूला क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय एनपी इक्वल टू 4 टाइम्स, तो डैश टाइम्स। इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, शॉर्ट में बोलते हैं DOL। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, DFL। चलो अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये किसके वजह से हो रहा था? इसके वजह से। ये किसको किस में कन्वर्ट कर रहा था?
सो NPBIT अपॉन, अब है ना सम्स में कितनी बार है ना पी के पहले ई देते, नेट प्रॉफिट बोलूं या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलूं, एक ही बात है। सो ये एबिट बोल सकते हैं और ये ईबीटी बोल सकते हैं, एक ही बात है। इज दैट क्लियर? ये भी आंसर कितना, टाइम डैश। तो दोनों की वजह से जो लेवरेज होगा उसको क्या बोलेंगे, कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड का मतलब क्या होगा, दोनों का ना, DCL। नाउ यू टेल मी, ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो कंबाइंड लेवरेज कितना, 4 और 5, तो कितना हो जाएगा, रॉन्ग, 20 टाइम्स। देखो कंबाइंड ना, 10 का 9 टाइम है कि 200, कि 10 का 20 टाइम है, 20 का भी 20 टाइम, 400। पहले 4, फिर उस 4 का भी 5, तो 4 का 5 मतलब 4 इंटू 5 ना, समझा? अच्छा कैसे समझने का, चलो वापिस मेरे को बताओ, DOL किसके वजह से आया, ऑपरेटिव फिक्स्ड कॉस्ट, किसको किस में कन्वर्ट करना है, समझा? ये फॉर्मूला। फाइनेंशियल लेवरेज इसके वजह से, बराबर है। कंबाइंड लेवरेज किसकी वजह से, दोनों की वजह से। तो अभी देखो, हाँ ये दोनों किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये दोनों इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है, मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन, तो 4000 अपॉन 200 कितना टाइम होता है, 4000 अपॉन 200, 20 टाइम्स होता है, ये समझा? एंड दिस इज नथिंग बट DOL इंटू DFL। ये कितना आया था, 4 टाइम, ये 5, तो 4 इंटू 5। और ऐसे भी समझो, ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये क्यों आता है, DOL का फॉर्मूला क्या है ये, DFL का फॉर्मूला ये, जब मैं कंट्रीब्यूशन अपॉन NPBIT और NPBIT अपॉन NPBT इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा। इज दिस क्लियर? ये समझ में आया? अच्छा अभी ये कर क्यों रहे, सीख क्यों रहे, why are we learning this? 2 reasons. First, it is there in the syllabus, and second important reason, अगर लेवरेज का नॉलेज बिजनेसमैन को नहीं होगा ना, लेवरेज का नॉलेज नहीं होगा ना, तो बिजनेस कम नहीं होता है, बंद होता है। हाँ, अगर लेवरेज का नॉलेज नहीं होगा ना तो बिजनेस बंद होता है। यूएस में 9/11 अटैक हुआ था, सबको मालूम है, बराबर है। उस अटैक के वजह से विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर स्विट्जरलैंड की लार्जेस्ट प्राइवेट एयरलाइन कंपनी बैंकरप्ट हो गई। मतलब स्विट्जरलैंड की एयरलाइन कंपनी थी जो 40 साल से थी, 40 साल से प्रॉफिट में की, 6 महीने में बंद हो गई। और वो भी किसके वजह से, यूएस के अटैक की वजह से, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक से, बिकॉज ऑफ व्हाट बोलना, लेवरेज। बताता हूं कैसे। एक एयरलाइन कंपनी होते हैं ना, उनका सबसे मेजर कॉस्ट क्या होता है मालूम है, फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं होता है, फिक्स्ड कॉस्ट ही होता है। कैसे? सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करता हूं। एक एयरक्राफ्ट मिनिमम 600 से 800 करोड़ का आता है, और वो भी मालूम है कौन सा, जो ये एयर इंडिया सब के पास है, थोड़ा सा पुराना मॉडल। न्यू लेटेस्ट वाला मॉडल हो गया तो 1000 करोड़ के नीचे का नहीं आता। समझो मैं 1000 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट लेता हूं, बहुत सारे एयरक्राफ्ट होते हैं, एक की बात करते हैं, इतना इक्विटी कैपिटल के थ्रू आता है पैसा। समझो 100 एयरक्राफ्ट चाहिए, 100 एयरक्राफ्ट मतलब 1 लाख करोड़। इक्विटी कैपिटल होता है कितना इसमें बस, तो क्या होता है, लोन। लोन आएगा तो क्या आएगा। अब चलो एक एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, 10% भी इंटरेस्ट लिया तो 1000 करोड़ पे कितना, 100 करोड़। मतलब वो एयरक्राफ्ट उड़े या नहीं, बराबर है। अब सोचो कोविड में क्या हुआ होगा, एयरक्राफ्ट उड़ नहीं रहे, लेकिन इंटरेस्ट का तो चालू है ना। एक एयरक्राफ्ट के पीछे 100 करोड़ का इंटरेस्ट। इन लोगों के पास 84 एयरक्राफ्ट थे, 8400 करोड़ इंटरेस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, भले चले या नहीं चले, करेक्ट। तो फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट हाई, तो उससे फाइनेंशियल एवरेज हाई हो गया, ये हाई हो गया। दूसरा ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। एक एयरलाइन इंडस्ट्री में ना ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट भी बहुत हाई होता है, सैलरी और, तो पहले तो रेंट की बात करते हैं।
इन लोगों के रेंट क्या क्या लगते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी एयरपोर्ट्स पे जगह होती है, मतलब पहले तो देखो, एयरक्राफ्ट जब लैंड होता है तो एक उनके डेजिग्नेटेड एरिया में जाता है जिसको बोलते हैं हैंगर। मतलब वो कहीं पे जहाँ पे जगह मिल गई वहाँ पे खड़ा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे ना। तो अगर देखो स्पाइस जेट है तो सब स्पाइस जेट के एक साथ ही रहते हैं, वो अपने वो हैंगर पे जाते हैं और वहाँ पे वो पार्क करते हैं। राइट नाउ वो जगह फ्री में मिलती है ना, पार्किंग स्पेस। गाड़ी की पार्किंग का कितना लगता है अपने को, वही तो एयरक्राफ्ट है, बराबर है। और वो भी प्राइम एरिया में, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से उन लोग रेंट लेते होंगे, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी रेंट लेती होगी नहीं। अच्छा, मतलब अगर 10 एयरक्राफ्ट है तो उतनी बड़ी स्पेस लेनी पड़ती है, एक ही एयरपोर्ट पे लेना पड़ता है ना। जहाँ जहाँ मतलब अगर मुंबई इंडिया में उनके 40 जगह फ्लाइट जाते हैं, समझो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर एक्सेट्रा, हर जगह वो स्पेस लेनी पड़ती है, हर जगह रेंट देना पड़ता है। वही एक रेंट नहीं लगता है जहाँ पे जब आप एंटर करते हो, चेक इन करते हो, तो वो आपसे लगेज लेते हैं। वो एक काउंटर होता है मालूम है, बड़ा काउंटर, उसके अंदर पहले लाइन लगा के आपको चेक इन करना पड़ता है और लगेज देना पड़ता है। वो भी देखो होगा एयरपोर्ट उसमें फ्लाइट वाले का उनका नाम होता है, स्पाइस जेट होगा तो सब काउंटर उसके होंगे, वो जगह भी लेनी पड़ती है, उसका भी रेंट लगता है। करेक्ट, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। और जहाँ जहाँ एयरपोर्ट है सब जगह लेना पड़ता है उसका रेंट। फिर इनका एक कॉल सेंटर होता है, बराबर है, ऑफिसेस होंगी, सब जगह टिकटिंग एरिया होती है जहाँ पे टिकट भी इशू करते हैं, उन सब जगह का रेंट भरना पड़ता है। सो ह्यूज रेंट, इतने सारे स्टाफ, हर तरह के स्टाफ होते हैं, टिकटिंग स्टाफ, लगेज स्टाफ, कार्गो वाला स्टाफ, फिर बाद में कैबिन क्रू, पायलट्स, बराबर है, फिर हेड ऑफिस में बैठे होंगे एम्प्लॉयज, सबका सैलरी भी लगता है। तो इनका ना ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी बहुत हाई होता है, तो उससे ऑपरेटिंग लेवरेज भी हाई होगा। एक एयरलाइन बिजनेस में ना वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है मालूम है? क्या होता है, चलो बताओ, मैं आप लोग को पूछ रहा हूँ, एक एयरलाइन के लिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? फ्यूल वेरिएबल नहीं होता है, बताता हूँ। वेरिएबल मतलब क्या होता है, एक का दो करोगे, मतलब समझो ये पेन, इसमें 10 रुपए का प्लास्टिक है, दो करोगे तो 20 रुपए का प्लास्टिक डबल होगा। अब बताओ, एक एयरक्राफ्ट में एक पैसेंजर जा रहा है, खाली एक, उसके पहले दो जाएगा तो डबल फ्यूल लगेगा क्या? नहीं ना। वो अगर समझो उस एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी 400 पैसेंजर की है तो 400 तक तो वही लगने वाला है। 400 से ज्यादा आएंगे पैसेंजर तो एक और बार लेके जाना पड़ेगा। तो मतलब 400 तक सेम, फिर बढ़ेगा, फिर सेम, फिर बढ़ेगा, ये स्टेप दिख रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या लगता है उनका? एक ही होता है, फूड। जितने पैसेंजर्स आएंगे उतने उनको फूड पैकेट्स देने पड़ेंगे। एक के बदले दो आए तो दो फूड पैकेट, वो उनका वेरिएबल कॉस्ट है। और वो भी इन लोग इतने बल्क में लेते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर 100 एयरक्राफ्ट है, सब में 300 पैसेंजर, मतलब 30,000 हो गए, और दिन में एक ही फ्लाइट नहीं होता है। ये समझ, इधर से दिल्ली गया वो तो 1.5 घंटे में पहुंच गया, अब क्या बाकी टाइम आराम थोड़ा करेगा हुआ है पायलट? उनको 5 घंटे का ही ले ओवर मिलता है। 5 घंटे बाद उसको वापस इधर से लेके आना है, दिल्ली से मुंबई वापस लेके आएगा, फिर 5 घंटे का ले ओवर, फिर वापस एक और लेके जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? तो 3-4 बार हो जाता है, तो लाख पैसेंजर्स एवरी डे इंटू 365 डेज, ये तो संडे को भी चालू रहता है, 3,65 लाख। तो इतने बल्क में अगर परचेज करते हैं इन लोग तो इनको सस्ता पड़ता है। वो एक फूड पैकेट जो आप लोग को दिया जाता है ना, वो मैक्सिमम 100 रुपीज़ का होगा। वो भी मैंने अपर एंड पे बोला है, बट मैक्सिमम 100 रुपीज़ के ऊपर का कॉस्ट नहीं है उनको। अगर समझो फ्लाइट का टिकट का प्राइस 10,000 रुपया, ये अगर 10,000 है, ये इनका सिर्फ 100 रुपये, इधर 9,900 रुपया। मतलब सोचो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। उसके बावजूद भी सारी एयरलाइन लॉस मेकिंग, एक भी एयरलाइन लॉस प्रॉफिट मेकिंग होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ये मार देता है, ये इतना ज़्यादा होता है ना कि उनके पास ये बचता ही नहीं है, लॉस ही होता है। देखो सब एयरलाइन बंद हो गए, जेट एयर बंद हो गया था, फिर किंग फिशर तो पहले ही भाई साहब भाग गए, करेक्ट। फिर अभी दूसरे गो एयर, सबकी हालत खराब है, सबकी। एयर इंडिया तो पहले ही बंद हो गया था, मतलब फिर बाद में वो टाटास ने परचेज कर लिया सेंटीमेंटल वैल्यू की वजह से, बट अदरवाइज वो तो कब का बंद हो चुका था। क्योंकि एयरलाइन बिजनेस में ना यही दो मार देते हैं। समझ में आया? तो ये स्विस एयर का जो मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ पे स्विट्जरलैंड वाली कंपनी का, उनका क्या था मालूम है? ये जो कंबाइंड लेवरेज है ना, ये 84 टाइम्स था। 84 का मतलब क्या होता है मालूम है? अगर सेल्स ऊपर 1% बढ़ेगा ना, 1%, तो प्रॉफिट 84% बढ़ जाएगा। और जब सेल्स 1% गिरा ना,
तो 84% प्रॉफिट साफ हो जाएगा। अब उस एयरलाइन का मेजर बिजनेस क्या था मालूम है? यूरोप, स्विट्जरलैंड का था ना, यूरोप टू यूएस, वो मेजर बिजनेस था। यूएस में अटैक हुआ तो अभी कोई यूरोप से उधर छुट्टी मनाने जाएगा नहीं, सारे बिजनेस मीटिंग्स कैंसिल हो गए होंगे, तो पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम यूरोप टू यूएस डिक्लाइंड। अच्छा, यूएस में अटैक हुआ है तो अभी यूएस वाले भी घूमने आएंगे नहीं यूरोप, उनके भी मीटिंग्स कैंसिल, तो पीपल फ्रॉम यूएस टू यूरोप ऑल्सो डिक्लाइंड। तो इस वजह से टेम्पररी पीरियड 6 महीने के लिए उनका सेल्स है ना 40% ड्रॉप हो गया। अब समझो, बात समझो क्या बोल रहा था, 1% ड्रॉप हो रहा था ना, तो 84% साफ हो गया, ऊपर 40 हो गया, ऊपर 40 माइनस हो गया, तो 40 इंटू 84 मतलब कितना होता है, कैलकुलेट करो देखो, 3000, 3300 लिया मैंने, 100% मतलब एक साल का प्रॉफिट साफ, 3300 मतलब 33 ईयर्स का प्रॉफिट साफ, 33 ईयर्स का प्रॉफिट साफ, बैंकरप्ट। समझा? लेवरेज, मैंने इसलिए बोला लेवरेज इज अ डेंजरस टूल। अगर नहीं समझ में आता है तो बिजनेस कम नहीं होता है, बंद होता है। अच्छा, अब ऐसे में मालूम है क्या हुआ, लेकिन है ना इसमें मानना पड़ेगा, इतने सबकी हालत खराब हुई उस वक्त ना। एयर इंडिया बंद नहीं हुआ, एयर इंडिया का सेल्स कम नहीं हुआ। क्यों मालूम है? सेल्स कम होने के लिए सेल्स होना चाहिए, उनका सेल्स ही नहीं था। एयर इंडिया कौन जाता था बताओ? अभी नहीं, अभी टाटा ने लिया उसके बाद अच्छा हो गया, बट उसके पहले कौन जाता था? कोई नहीं। क्यों? एक तो एयरक्राफ्ट एकदम पुराने मॉडल, मतलब लीस्ट प्रीफर्ड वाले मॉडल्स होते थे, और वो कई बार हिलते भी थे, बराबर है। दूसरा, उन एंटर, जैसे आजकल न्यू एयरक्राफ्ट में सब में क्या होता है, एंटरटेनमेंट सिस्टम में सब हर एक सीट के पीछे होता है। एयर इंडिया के तो कितने सारे एयरक्राफ्ट में ऐसा होता था, एक सेंटर में टीवी, हाँ एक साइड बस, और उसमें जो चल रहा है सबको देखना है। अब सोचो फॉरेनर के लिए, उधर कोई हिंदी मूवी चल रही है, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है, फिर भी जबरदस्ती देखना है। प्लस दूसरा और तकलीफ, सब एयरक्राफ्ट में क्या होता है, लेटेस्ट वाले में ना, जो एयर होस्टेस ये सब होते हैं ना, वो सब यंग होती है, उनमें 1960s वाली, तो पब्लिक को क्या लगता है, ना ये एंटरटेनमेंट ना वो एंटरटेनमेंट, तो लोग प्रीफर ही नहीं करते। अच्छा, प्लस आप लोग देखो उसमें कितनी बार तो कॉकरोचेस वो सब निकलते थे, तो दे आर वेरी एनिमल फ्रेंडली, वो सब इवन उन लोग फूड में भी निकलते थे कितनी बार। तो इस वजह से है ना, एयर इंडिया, अगर आपको मैं बोलता था, चलो आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज इट इज टेकन ओवर बाय टाटा विच इज वेरी रिनाउंड, तो वो उसको वापस रिवाइव कर देंगे, लेकिन मैं प्री टाटा वाला सिचुएशन बता रहा हूँ। अगर आपको समझो इधर से दुबई जाना है, एक एयर इंडिया की फ्लाइट 10,000 रुपये प्राइस है, और एमिरेट्स की फ्लाइट 10,000 रुपये, आप क्या प्रीफर करोगे? देख लो, आंसर तुम्हारे मुंह से ही आ गया, बराबर। तो सेल्स था ही नहीं, सेल्स किसका था एयर इंडिया में? सब ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को कंपलसरी एयर इंडिया प्रीफर करना पड़ता था, वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस था, तो वो ही सब वाले थे, सब फ्री वाले थे, उसलिए उनका सेल्स और फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड है एयर इंडिया, तो उस वक्त तो गवर्नमेंट फंडेड थी, कितना भी लॉस हो गवर्नमेंट वापस पैसा इन्फ्यूज कर देगी, लॉस को कवर कर देगी, और वापस वो सर्वाइव कर रही, जबरदस्ती का था। मतलब अगर प्राइवेट कंपनी होती कब की बंद हो गई होती इस वक्त। लेकिन दूसरी प्राइवेट एयरलाइन जैसे सिंगापुर एयरलाइंस, ये सब क्यों नहीं बंद हुए? फर्स्ट रीजन, सिंगापुर एयरलाइंस का है ना मेजर बिजनेस यूएस नहीं था, उनका मेजर बिजनेस क्या है, एशिया, समझो, चाइना बोलो, जापान बोलो, ये सब। तो अगर यूएस में अटैक हुआ, बाकी चाइना वो सब अफेक्ट नहीं हुआ ना, तो इतना बिजनेस कम नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बिजनेस उनका यूएस का था, वो डेफिनेटली इफेक्ट हुआ, तो उन्होंने उसको कैसे कवर किया मालूम है? उन्होंने एक ना स्कीम्स निकाली, नहीं उन्होंने जैसे रखा कि देखो, जैसे एयरलाइन वाले का लेवरेज हाई होता है, वैसे 5 स्टार होटल है ना, उनका भी लेवरेज बहुत हाई होता है। कैसे? 5 स्टार होटल इंडस्ट्री, इसलिए 5 स्टार होटल इंडस्ट्री सब मोस्टली लॉस मेकिंग होती है। फर्स्ट, इंटरेस्ट, उनको जो जगह लेनी पड़ती है वो एकदम प्रीमियम जगह होनी चाहिए, या तो नियर टू एयरपोर्ट, या नियर टू सीनिक ब्यूटी प्लेस, जैसे नियर टू बीच बोलो, या नियर टू माउंटेन बोलो। सो वेरी एक्सपेंसिव प्लेस होता है, मतलब प्रीमियम प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो उसका लैंड कॉस्ट बहुत भारी पड़ता है। फिर कंस्ट्रक्शन करना है, और कंस्ट्रक्शन भी टॉप क्वालिटी का, टॉप इंटीरियर्स, सो वो सब कॉस्टिंग हजारों करोड़ रुपए लगते हैं। हजारों करोड़ रुपए इक्विटी कैपिटल नहीं होता है, तो किसके थ्रू लेते हैं? लोन। लोन आएगा तो इंटरेस्ट आएगा, हाई लोन तो हाई इंटरेस्ट, ये हाई हो गया, ये हाई हो गया तो डीएफएल मतलब फाइनेंशियल लेवरेज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये समझ में? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट।
5 स्टार होटल में एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं। अब बताओ, अगर समझो 100 रूम्स है, समझो उन्होंने 70 एम्प्लॉयज को रखा है, कि रोज नंबर ऑफ रूम्स ऑक्यूपाइड चेंज होंगे। आज समझो 100 रूम में से 70 ऑक्यूपाइड है, कल अगर 40 होंगे, परसों वापिस 100 हो गए, चेंज होता रहता है। तो अगर नेक्स्ट डे 40 हो तो निकाल देंगे 30 को। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझो अगर ऑफ सीजन है, ऑन सीजन, ऑफ सीजन हो गया, नंबर ऑफ रूम्स कम ऑक्यूपाइड हो रहे, लेकिन वो आदमी लोग को निकाल सकते क्या? नहीं, वो फिक्स कॉस्ट है। तो अगर कोविड में सोचो, जस्ट इमेजिन सिचुएशन कोविड, क्या हुआ होगा? होटल्स बंद, लेकिन आदमी लोग को कंपलसरी सैलरी देनी पड़ रही है। सो फिक्स कॉस्ट उनका ये रहता है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट भी हाई है। उनके लिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है बताओ? अगर आप एक कोई भी 5 स्टार होटल में 1 नाइट के लिए रूम बुक करते हो, तो उसमें होटल वाले का क्या वेरिएबल कॉस्ट होता है? सोचा कभी? फूड नहीं होता है, बिकॉज फूड का अलग से आपको चार्जेस देना पड़ता है। मैं आपको खाली बोला स्टे करना है आपको, आप वो पैकेजेस लोगे ही नहीं, समझो कौन सा कि इंक्लूडिंग लंच डिनर वो सब नहीं लेते हो, खाली आप रुकने वाला। तो खाली क्या कौन सा कॉस्ट लगता है वेरिएबल कॉस्ट? इलेक्ट्रिसिटी। कि आप जितने टाइम एक दिन एक रूम बुक हुआ तो वो एसी चलेगा 24 आवर्स, तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा कितना लगेगा? मुश्किल से 200-300 रुपये। अब एक रूम समझो आपने बुक किया 10,000 रुपये में, ये 10,000 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 300 रुपया। 300 रुपया, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 9,700 रुपया। इतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होकर भी लॉस मेकिंग होती है, क्योंकि ये दोनों रहता है उनको भी। तो ये दोनों इंडस्ट्री बहुत हाई लेवरेज वाली कंपनीज होती है। कौन कौन सी? 5 स्टार और ये एयरलाइंस। तो सिंगापुर एयरलाइंस ने क्या किया मालूम है? यूएस के अटैक की वजह से यूएस के कोई भी जो रेसिडेंट्स है वो सिंगापुर नहीं आ रहे घूमने के लिए या बिजनेस मीटिंग्स के लिए, तो होटल के भी ऑक्यूपेंसी कम, एयरलाइन की भी हालत खराब। इस वक्त इन्होंने क्या किया? स्कीम निकाली। इन्होंने बोला कि मुंबई से समझो, जैसे मुंबई या चेन्नई या कोलकाता कहीं से भी, मुंबई से सिंगापुर का टू एंड फ्रो जाना आना, ठीक है, और 3 नाइट्स स्टे इन अ 5 स्टार होटल 25,000 रुपीज। क्यों? 25,000 में क्या किया? 12,500 एयरलाइन वाला रखेगा, 12,500 होटल वाला रखेगा। इन दोनों के वेरिएबल कॉस्ट कितने थे? 200-300 रुपया, और दोनों को 12,500 रुपये मिल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा मिल रहा है, सेल्स कम। अब उसमें क्या हो गया मालूम है? 25,000 रुपये में आपको जाना आना, 3 नाइट स्टे इन अ 5 स्टार होटल। ये तो अच्छा खासा डील था। सब फ्लाइट्स भर भर के इंडिया से जा रही है। कहा जा रहा है? किसको पूछो, सिंगापुर। इंडिया जमता ही नहीं है, मतलब फॉरेन ही जाएंगे सीधा। अरे इससे ज्यादा महंगा तो महाबलेश्वर पड़ता है अपने को, बराबर है, और सिंगापुर 25,000 में मिल रहा है। तो सब देखो, जिसको मतलब जो इंडिया से फ्लाइट्स समझो मुंबई अगर सिंगापुर की है ना, हफ्ते की 3 फ्लाइट होती थी, 212 फ्लाइट, सब भर के जा रहे। तो उनका सेल्स कॉम्प ऑफ हो गया। जो यूएस का सेल्स कम हुआ ना, वो इंडिया ने फुलफिल कर दिया। तो ये गिरा ही नहीं, ये नहीं गिरा तो ये भी नहीं गिरेगा, इसलिए वो सरवाइव कर गए। अगर ये सब स्कीम्स नहीं होती ना, तो कई एयरलाइंस बंद हो गई होती उस वक्त। तो ये बिकॉज ऑफ व्हाट? ओनली लेवरेज। ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? सो लेवरेज इज अ वेरी डेंजरस। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, ऐसे ही में चलो और बताओ, ऐसा आपने सुना होगा रेलवेज, रेलवेज में भी लेवरेज बहुत हाई होता है। क्यों? लॉजिकल सोचो। फर्स्ट थिंग, इंटरेस्ट। जहां पे भी रेलवे ट्रैक्स बिछाने हैं, वो लैंड एक्वायर करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो फ्री में थोड़ा एक्वायर होता है। फिर लैंड एक्वायर करो, फिर उस पर ट्रैक्स बिछाओ, वो सब कॉस्टिंग कितनी आती होगी? अभी सोचो एक बुलेट ट्रेन अपने कर रहे हैं अहमदाबाद से मुंबई तक का, उसमें कितना कितना कॉस्ट आ रहा है? 40,000 करोड़ के ऊपर। और इंडिया में रेलवे कितने नेटवर्क है? क्या कॉस्ट लगा होगा? गवर्नमेंट का जो पैसा होगा नहीं तो कहां से लिया होगा? बोरो किया होगा, बॉन्ड्स इश्यू करके बोरो किया होगा, तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो ये हाई, तो कौन सा कॉस्ट हाई? ये लेवरेज हाई हो गया। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? फिर ये रेलवे में, रेलवे इज द लार्जेस्ट बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड, मालूम है ये? मतलब वर्ल्ड में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके पास रेलवे से ज्यादा एम्प्लॉयज हो। कितने एम्प्लॉयज होंगे रेलवे में? 1 लाख छोटा नंबर है, 6.5 लाख एम्प्लॉय, 6.5 लाख एम्प्लॉयज मल्टीप्लाई बाय उनकी सैलरी,
उतना हर महीने जाता है इंटू 12। अच्छा, जो रिटायर हो गए उनका पेंशन भी जा रहा है, मतलब 6.5 लाख तो कौन है जो काम कर रहे हैं। समझो 4 लाख रिटायर हो गए तो उसको भी पेंशन देनी है, तो 10 लाख लोग का पैसा देना है। और प्लस ये सब मेनली क्या होता है, ये सब ब्यूरोक्रेट्स, ये कंट्रोल बाय कौन है, गवर्नमेंट है ना, तो उसमें जितने एम्प्लॉय चाहिए ना उससे ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि फिर सब मिनिस्टर का पहचान लेके आते हैं, इसका चाचा मामा भाई बच्चे सब बताएगा, वो लोग उधर उसमें एम्प्लॉयड रहते हैं। गवर्नमेंट जॉब होगी, सिक्योरिटी होगी, पेंशन मिलता रहेगा, सब गवर्नमेंट केयर लेती रहेगी, भले वो काम नहीं करे, तो वो सैलरी बढ़ पड़ेगा उन पर। ये दोनों हाई, इसलिए लेवरेज रेलवेज का भी है। तो रेलवेज है ना लॉस मेकिंग ही है, सॉरी, रेलवेज इज लॉस मेकिंग ओनली। और रेलवेज लॉस भी ऐसा छोटा मोटा नहीं करती है, ऐसा मैं बोलो 50 करोड़ लॉस तो ऐसे क्या चिंदी कंपनी, और एकदम कंसिस्टेंट कंपनी, मतलब स्टार्टिंग से लॉस ही है, वो रेशो खराब किया ही नहीं है, बीच में खाली 2 साल के लिए खराब हो गया था। मतलब क्या था लॉस, वो भी कितना 8-8 हजार करोड़ 9-9 हजार करोड़ का, ऐसा 10-10 हजार करोड़ का लॉस, वो लॉसेस रहता ही था कंटिन्यूस। फिर एक साल है ना लालू यादव, मालूम है कौन, वो रेलवे मिनिस्टर बन गया था, और उसने जब ये पोर्टफोलियो संभाला ना रेलवे का, तब रेलवे का है ना 12 हजार करोड़ का लॉस था। मतलब जब मैंने समझो लालू यादव ने लिया, उसके पहले वाले साल में 12 हजार करोड़ का लॉस, एक ही साल में 8 हजार करोड़ का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 20 हजार करोड़ का प्रॉफिट रेलवेज को। फिर गवर्नमेंट को लगा ये तो गलत हो रहा है, ये तो प्रॉफिट हो जाएगा, फिर तुरंत हटा दिया उसको। और फिर किसको लेके आए मालूम में, दीदी ममता दीदी, खेला होवे, वो मालूम है ना, वो बंगाल वाली, उसको लेके आए। उसके बाद वापिस एज यूजुअल 20 हजार करोड़ का प्रॉफिट था, नेक्स्ट ईयर 8 हजार करोड़ का लॉस। अब मुझे बताओ, ये आईएम्स में ना केस स्टडी है, इट इज द लार्जेस्ट टर्न अराउंड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। 12 हजार करोड़ का लॉस, सीधा नेक्स्ट ईयर 8 हजार करोड़ का प्रॉफिट, मतलब 20 हजार करोड़ प्लस हो गया ना, -12 को जीरो किया और +8, ये आईएम्स में सिखाते हैं। और वो बता दो क्यों कैसे किया उसने, उसके लिए ना उस वक्त लालू यादव को बुलाते थे टू गिव अ लेक्चर कि हाउ ही डिड दिस, कि इतने बड़े बड़े एमबीएस नहीं कर पाते, ये कर लिया। और मजे की बात वो लेक्चर देता भी था। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एट हार्वर्ड फॉर डिलीवरिंग लेक्चर, वो वाला बात समझने वाले समझा नहीं होगा, लेकिन उसने प्रॉपरली विदाउट एनी ट्रांसलेटर, वो बंदे में कॉन्फिडेंस है, ये तो मानते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस, उसने पूरा लेक्चर दिया हार्वर्ड में भी कि कैसे मैंने उसको टर्न अराउंड किया। अब मैं बताता हूँ कैसे किया। बट फिर एक और टर्न अराउंड हुआ वर्ल्ड का बिगेस्ट, ममता दीदी आने के बाद, 20 हजार करोड़ के प्रॉफिट से 8 हजार करोड़ का लॉस। यार उसको सिखाने की जरूरत नहीं, क्यों हुआ, वो तो कोई भी कर सकता है। बट एक्चुअली में मतलब आई डोंट लाइक दिस पर्सन, मतलब लालू यादव को मुझे पसंद नहीं है, लेकिन यस इसके वजह से मैं बोलता ही इज द राइट रेलवे मिनिस्टर। मतलब सोचो कैसे उसने क्या किया होगा मालूम है। अब इंडिया में ना मेजर उनका देखो, रेलवेज का मेजर बिजनेस किससे आता है आप लोग को लगता है, पैसेंजर से, उनको मतलब ही नहीं पैसेंजर से। अरे पैसेंजर ही हुए ना, गांव जाने वाले मतलब क्या पैसेंजर ही हुए। मेजर बिजनेस है कार्गो, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन। ये जो पैसेंजर्स का जो रेवेन्यू है ना, वो 20% भी नहीं है उनके रेवेन्यू में। मतलब समझो रेलवे का सेल 100 रुपए है ना, तो पैसेंजर से जितना भी पैसा आता है ना, वो 20 रुपए भी नहीं है, 80 रुपए ट्रांसपोर्टेशन वाला है। जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है ना इंडिया में, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, वो मालगाड़ी जाती है ना मालूम है, उसमें भर के, वो मेजर बिजनेस है। तो इस वक्त हमेशा से ना ये जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन एकदम बेकार था अपना। मतलब समझो मुंबई से आपने कोलकाता के लिए गुड्स के लिए भेजा है, वो कोलकाता नहीं जाके वो चेन्नई चला जाएगा वो ट्रेन। हाँ कितनी बार ऐसा होता है। और फिर बाद में उन लोग क्या बोलते थे मालूम है कि अभी आपका गलती से चेन्नई पहुंच गया, अभी आप वहाँ से आप ले लो, मंगवा लो, फटाफट मंगा लो। मतलब कोलकाता भेजा है, वहाँ पे से चेन्नई पहुंच गया गलती से, मतलब ट्रेन इधर जाने के बाद इधर चली गई, और बोलते आप उधर से मंगवा लो, जैसे बाजू वाले घर के होते हैं उसको उससे मंगवा लो ऐसा। और हमेशा डिले होती थी, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट साइड में, मतलब मुंबई से समझो गुवाहाटी जाना है तो 6-6, 7-7 दिन लगते थे। तो कोई भी और कंपनी को वो प्रिफर नहीं होता था, प्रिफर्ड रूट नहीं होता था, इट वाज ऑलवेज रोडवेज, रोडवेज प्रिफर। इसीलिए अपने यहाँ पे ट्रक्स इतने हैं, क्योंकि रेलवेज पे उतना मतलब वो भरोसा ही नहीं था, हाँ ट्रस्ट नहीं था, तो रोडवेज
हो गया। और इसके लिए रोड में इतने सारे ट्रक्स है, इसलिए ट्रैफिक जाम भी होता है, पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो अब इसने क्या किया अमल में, सबसे पहले आके एज अ रेलवे मिनिस्टर इसने सब जो भी इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के ओनर होंगे, जैसे समझो एसीसी, गुजरात अंबुजा सीमेंट, टाटा स्टील, ये सब स्टील से ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे इसका चाहिएगा ना। अब उसका जमशेदपुर प्लांट में बना है, तो पूरे इंडिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो रेलवे चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, ऐसे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज है ना जिनको गुड्स ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत है, उनकी मीटिंग बुलाई और लालू यादव ने उनको प्रॉमिस किया फर्स्ट दो चीजें। फर्स्ट थिंग, अभी तक आपको समझो जिस रेट पे मिलता था ना उससे डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा। फर्स्ट मतलब समझो आप 100 रुपया पर टन का भी देते हो, आपको 90 रुपये चार्ज हो, डिस्काउंट कर दिया। दूसरा, समझो 3 दिन बोला ना कि 3 दिन में डिलीवरी होगी, तो 3 दिन पे मिलेगी, नहीं मिली तो रेलवेज विल पे यू फाइन। मतलब सोचो गवर्नमेंट पेइंग फाइन, विच मतलब समझ सकते हो होता है ना क्या भाई, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वैसे साइन किए। अब क्या हुआ, इस कमिटमेंट की वजह से क्या होगा बताओ, अगर मैं आपको कमिटमेंट देता हूं कि आपका जो 3 दिन पे बोला तीसरे दिन पे मिल जाएगा गुड्स, नहीं हुआ तो हम फाइन देंगे और ऊपर से रेट भी कम करेंगे। और एनीवेज रेल की स्पीड ट्रक की स्पीड से तो ज्यादा ही होगी, तो उसने कमिटमेंट किया कि ट्रक वाला 6 दिन में पहुंचता है, हम तो तीसरे दिन में आपको पहुंचा देंगे। क्या होगा, बिजनेस मिलेगा, तो वॉल्यूम मिल गया। मतलब अगर समझो पहले 10,000 टन जाता था तो अभी 30,000 टन जाने लग गया, मतलब जाने लग गया मतलब उतने का ऑर्डर मिल गया। अब इसको क्या करना है, 3 गुना लेके जाना है। उसमें सबसे बेस्ट जीरो कॉस्ट पे वो जो बोगी होती है, मतलब जो वैगन्स में इंजन होता है उसके साथ पीछे समझो 20 बोगी होगी, बराबर है। 20 के बदले उसने क्या किया होगा, 40 बोगी। अभी जब वो ट्रेन जा ही रही है 20 को खींच के लेके जाएगी, 40 को ले जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट, वॉल्यूम डबल हो गया। प्लस वो जो बोगी होती थी उसमें लोग मतलब क्या होता था, समझो ये सीमेंट ऐसा इतना इतना पड़ा रहता था, बाकी खाली रहता था, उसने जैसे शेल्फ लगवा दिया, शेल्फ लगा दिया, देखोगे कभी देखा होगा खुला होता है तो मतलब शेल्फ दिखता है। और जो लाइटर प्रोडक्ट होता है, लाइट मतलब जैसे स्टील इज अ हैवी प्रोडक्ट, लेकिन एज कम्पेयर टू दैट कुछ पार्सल्स होंगे या छोटी चीज़ होंगी जिसमें पोस्ट ऑफिस का सामान हो गया, ये सब वो लाइटर प्रोडक्ट इधर। तो इसी स्पेस को अनयूटिलाइज स्पेस को भी यूटिलाइज कर लिया और प्लस 20 के बजाय 40 बोगी। अब देखो फर्क क्या पड़ता है, समझो पहले अगर मैं आपको बोलता हूँ 1 यूनिट लेके जाते थे 100 रुपया प्राइस था, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस समझो 70 रुपीज, तो प्रॉफिट कितना मिलता था, एक एग्जांपल लिया 30, और फिर माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, वो फिर लॉस होता था, ठीक है। अभी 30 था, उसको वॉल्यूम कितने मिल गए, 3 गुना, बराबर है। सेलिंग प्राइस क्या कर दिया 90, तो 1 का 90 तो 3 का 270, कॉस्ट तो उतना ही लग रहा है। कितना टाइम प्रॉफिट जंप हो गया, देखो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स, 8 टाइम्स जंप हो गया, 7 टाइम्स है जितना भी, इधर 2 या 3 टाइम हुआ लेकिन इधर 7 टाइम्स जंप हो गया। इसने पूरा लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर, और अगले साल और ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, और फिर लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये तो ऐसा तो फिर इंडिया प्रोग्रेस कर जाएगी, तो उसको तुरंत हटा दिया, जो भी उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर या जो भी होगा। ये रिकॉर्ड होता है ना। हाँ, तो उस वक्त तुम लोग ढूंढ सकते हो ना, वो गूगल में कर सकते हो ना अपने आप कि हाँ तो सही कर रहा था ना, वही प्रॉब्लम होता है ना, तो इसलिए उसको हटा दिया। इवन एयर इंडिया अभी तक हमेशा लॉस मेकिंग, और मतलब एयर इंडिया का तो इतना स्टूपिड है भाई, मुझे सोचो 2020 में ज्यादा जन एयरलाइन से जाते थे कि 1970 से, अभी ज्यादा जाते होंगे ना। पहले तो इट वाज लग्जरी, अभी तो इट इज नो लॉन्गर लग्जरी, बराबर है। 1970 में प्रॉफिट मेकिंग थी एयर इंडिया, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड, और फिर 2020 में देखो कैसे हालत हो गई थे, करेक्ट। अभी लॉस मेकिंग बिकॉज ऑफ द ओनली रीजन क्योंकि सब ब्यूरोक्रेट्स ही आते थे, मतलब उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वो सब लोग होते थे, फ्री वाले फंड वाले थे, और जितना भी लॉस होता था गवर्नमेंट फंड कर देती। प्लस अगर 100 एम्प्लॉय की जरूरत है तो उधर 200 एम्प्लॉय है, क्योंकि वो सब मिनिस्टर की पहचान से ज्वाइन हो जाते हैं। ओके, तो ये रीजन की वजह से एयर इंडिया लॉस मेकिंग में थी। रेलवेज भी सेम हो गया, सेम लॉस मेकिंग।
क्यों? इनका मेन रीजन ही क्या है? अगेन समझो वापिस, खाली बिकॉज ऑफ व्हाट? लेवरेज। ये दोनों चीज यही मार देते हैं लोगों को। इसलिए कोई भी कंपनी जिसके अंदर डेट ज्यादा होता है, अभी देखो लॉजिकली सेम चीज अडानी के साथ भी वही हो रहा है। हिंडनबर्ग ने जो रिसर्च दी उसमें मेन उसका क्या था कि अडानी के पास लोन कितने का है? 2,45,000 करोड़ का उसका लोन है, मतलब 2.5 लाख करोड़ का लोन है बुक्स में जो उसको रिपे करना है, बराबर है। सो दे फेल्ट दैट इट इज ओवर लेवरेज, यही आ गया वर्ड, इसलिए वो वर्ड आएगा लेवरेज, हाई लेवरेज, ओवर लेवरेज। ओवर लेवरेज क्योंकि अगर जितना ज्यादा लोन होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, फाइनेंशियल लेवरेज हाई होगा तो प्रॉफिट, अगर जरा सा भी सेल्स कम होगा तो प्रॉफिट गिरेगा भी बहुत फास्ट। लेकिन पब्लिक, इंडियन पब्लिक की मेंटालिटी है ना, जस्ट अंडरस्टैंड, हिंडनबर्ग कंपनी जो रिसर्च वाली कंपनी है वो कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, हाँ मतलब 4-5 साल पुरानी कंपनी, 12 एम्प्लॉई खाली, पहले 5 थे अभी 12 एम्प्लॉइज है। हाँ तो 12 एम्प्लॉइज वाली कंपनी मतलब छोटी कंपनी होगी, और ऊपर से अगर खाली रिसर्च कंपनी होती तो उसको क्या करना चाहिए? रिसर्च करके बोल देना चाहिए ना कि भाई हाँ ये खराब कंपनी है, इसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। उन लोगों ने क्या करवाया? पहले अपने क्लाइंट्स लोग से शॉर्ट करवाया, शॉर्ट समझता है, सेल करवाया शेयर्स, फ्यूचर्स में बेच के। मैं बोलूँ तो समझेगा तो बोलूँ, वरना सब ऊपर से जाने वाला तो मैं नहीं बोलूँ। हाँ तो पहले शॉर्ट करवाया मतलब सेल करवाया, और फिर ये रिसर्च रिपोर्ट निकाली कि ये खराब है, उससे क्या होगा? गिरेगा। तो जब अच्छे गिर के आए वापस खरीद लेंगे उन लोग, मतलब उन्होंने 4,000 में बेचा और जब भाव 1,000 हो गया तो वापस खरीद लिया, तो 4 गुना प्रॉफिट मिल गया उनको। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इट इज अनएथिकल। वाई? इवन इंडिया में भी ये नहीं अलाउड है, कहीं पे भी। अब समझो कोई एक, मैं आपको बोलता हूँ CNBC TV 18, उसमें जो एंकर आता है, सुनना अभी मेरा, अगर समझो मैं समझो CNBC का एंकर हूँ, ठीक है, मैंने कल एक्सिस का शेयर खरीदा समझो 800 रुपये में, और मैं आज टीवी पे आके बोलता हूँ अरे एक्सिस बहुत अच्छी कंपनी है, ये है वो, इसमें ग्रोथ है, ये, आप लोग क्या करोगे? खरीदोगे? मेरा शेयर का भाव बढ़ा, मुझे प्रॉफिट हो गया, ये राइट है? इसमें ये सेबी में अलाउड नहीं है, मतलब इट इज अ ऑफेंस, और उसके लिए पेनल्टी है, मतलब इंप्रिजनमेंट भी है। मतलब मैंने क्या किया? पहले मैंने कर लिया, फिर मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ वो करने के लिए, बराबर है? तो इन लोग भी तो वही कर रहे हैं ना, पहले बिकवा दिया फिर वो रिपोर्ट निकलवाई ताकि वो गिरे और वो उन लोग को प्रॉफिट मिले, तो वो भी रॉन्ग ही है, अनएथिकल है। गॉट माई पॉइंट? इट इज अ डेलिबरेट कैंपेन टू डिरेल इंडियाज बिजनेस। क्यों? लॉजिकली सोचो, आज तक इंडियन कोई भी है ना टॉप 3 में नहीं आया था, रिचेस्ट आज तक नहीं आया था, विच इज नॉट, मतलब उनके लिए वो डाइजेस्ट होना ही डिफिकल्ट है कि इंडियन सेकंड पोजीशन पे आ गया वर्ल्ड के। एंड अगर उस स्पीड में जाता था ना तो एक साल में वो रिचेस्ट हो जाता था, क्योंकि वो जो एलन मस्क के तो शेयर्स के भाव गिर रहे मालूम है ना, तो वो गैप जो है ना कम होते जा रहा था। तो अचानक एक बार ऐसा आया था कि इंडिया का, वर्ल्ड का रिचेस्ट इंडियन हो जाता था, इसलिए डेलिबरेटली इस टाइम पे रिपोर्ट निकलवाई ताकि उसका रेपुटेशन खराब हो। लेकिन अगेन द सेम थिंग, प्लस इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी इस साल, G20 में मोदी इज गोइंग टू स्पीक अबाउट इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। अगर मैं बोल रहा हूं इंडिया बहुत अच्छा है, इधर इन्वेस्ट करो, और तभी कोई बोले लेकिन सर अडानी में तो फ्रॉड किया था, तो वो पूरा रेपुटेशन खराब होता है ना, वो रेपुटेशन को खराब वो करवाने के लिए बोला गया था। अदरवाइज हिंडनबर्ग ने प्रूव नहीं किया कहीं पे फ्रॉड हुआ है। एंड अगर मैं बोलूँ ना अकाउंटिंग फ्रॉड जो बोलते हैं, जो शेयर प्राइस का मैनिपुलेशन, इंडिया में अगर 6,000 कंपनी है ना तो बहुत कंजर्वेटिव बेसिस पे बोलता हूं मैं, मिनिमम 5,500 कंपनी करती है, ये मिनिमम बोल रहा हूँ। और ये खाली इंडियन नहीं, वर्ल्ड की सारी कंपनीज में ऐसा होता है। माना बीच में ट्विटर का आया था कि ट्विटर में वो सब्सक्राइबर्स फेक है, एटलीस्ट 1/3 या 2/3 ऐसा कुछ आया था ना, वो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, उससे शेयर प्राइस बढ़ा, और फिर वो जैसे न्यूज़ आई तो ट्विटर का प्राइस गिरा था। इवन फेसबुक, सब जगह, मतलब कोई कितनी बड़ी कंपनी हो, फाइन ये मैनिपुलेशन तो हम हर एक कंपनी करती है, बट डूइंग दिस एंड मतलब उसने सबने किया होगा, रिलायंस भी करता है, रिलायंस भी करता है। कौन आपने कौन लगता है? अभी मेरे को बताओ, आपको बोलो टाटा कंपनी या रिलायंस का, कौन किस पे प्रेफर करोगे? देखो क्यों? ट्रस्ट है, बराबर है। रिलायंस का ये तो उसका धीरू भाई का था ना, उस एक आता था सब मेरे डैडी का सपना, फिर वो नीचे लिख दिया सबका माल अपना। तो रिलायंस का मतलब ऐसे एज कंपेयर टू टाटा यू विल नॉट प्रेफर रिलायंस, बराबर है? तो ऐसा हर एक कंपनी करती है, इट इज नथिंग अनयूजुअल, बट डेलिबरेटली क्रिएटिंग सो दैट उसका शेयर्स में पैनिक हो और इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन से हटे, वही एक रूल, वही पर्पस था जो शायद अवॉइड हो जाएगा अभी।
और उसने कल स्टेटमेंट भी दे दिया कि एक बार ये सब वॉलेटिलिटी हो जाए तो जो जो करना है करो मेरे शेयर के साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर बाद में देख लेंगे। तो सोचो ना, $100 बिलियन का आदमी, 100 बिलियन कितना होता है, 10,000 करोड़, और आगे डॉलर भी है, मतलब इंटू 82, 8,20,000 करोड़ का आदमी, वो ऐसा बेवकूफ़ होगा नहीं ना, कुछ तो होगा ना, तो वापस करेगा। एंड इंडिया का नाम थोड़ा गिरने देगा सर। इज दैट क्लियर? सो जितनी भी लेवरेज कंपनीज है ना, याद रखना ये चीज, अगर जरा भी है ना मार्केट मतलब समझो रिसेशन जैसा दिखता है ना, तो सबसे पहले किसका शेयर गिरेगा? हाई लेवरेज। क्योंकि हाई लेवरेज में क्या होता है, 84 टाइम्स, मतलब एक गिरा तो 84 गिर जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट साल भर का प्रॉफिट साफ 1% सेल्स कम होने से। सो हाई लेवरेज मतलब क्या होता है, बढ़ेगा भी उतना फास्ट और गिरेगा भी उतना ही फास्ट। तो कब अच्छा होता है कंपनी, हाई लेवरेज कंपनी बताओ, कब इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसी कंपनी में? अगर उस सेक्टर में बूम लग रहा है, बूम समझता है, अगर हम लोग को लगता है कि वो सेक्टर ग्रोइंग है, उसमें आगे बिजनेस बढ़ने वाला है, तो यू शुड इन्वेस्ट इन हाई लेवरेज कंपनीज। और जरा भी रिसेशन लगता है तो यू शुड अवॉइड सच कंपनीज, यू शुड गेट आउट ऑफ दिस हाई लेवरेज कंपनीज एंड गो टू लो लेवरेज कंपनीज। ये पूरा स्टोरी समझ में आया क्या बोल रहा हूं? ठीक है, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? 5:52। थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूँ, क्योंकि फिर ये वापस नेक्स्ट लेक्चर में बोलोगे कि ये कहाँ से है, वो नहीं मालूम पड़ेगा, बहुत मुश्किल से सिखाया है। ठीक है, सो हाँ फोटो ले लो, 5-7 मिनट्स का मुझे लिखवाना है। न्यू बुक, लेवरेजेस, टॉपिक का नाम मैं लिखाऊंगा, सब लिखाऊंगा। लिखा लो, टॉपिक का नाम लेवरेज। फर्स्ट डेफिनेशन, न्यू बुक नहीं ले, हाँ पर बनाना न्यू बुक का। टॉपिक का नाम लेवरेज, फर्स्ट डेफिनेशन ये लिख दो, लेवरेज इज द स्पीड एट विच प्रॉफिट चेंजेस ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट। जो इधर लिखा है ना बोर्ड पे, इज द स्पीड at which profit changes due to fixed cost। लिखा? फिर इसके बाद लिखो, एक मिनट, ये टेबल में बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो बनाना है अपने को। ये 3 फिक्स कॉस्ट, 3 लेवरेज है। ये किसकी वजह से होता है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से। तो ऐसा लिखना है, ठीक है, TOL, TFL, DCL। ये क्यों होता है? ड्यू टू ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट लाइक रेंट, सैलरी। पहले देख लो एक बार, DFL किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट लाइक इंटरेस्ट एंड रेफरेंस डिविडेंड, बराबर है। और ये किसके वजह से होता है? बोथ, दोनों की वजह से। और फिर ये फॉर्मूला, एक मिनट को, अब मुझे एक और बताओ, हाई लेवरेज मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा भी बहुत फास्ट, गिरेगा भी बहुत फास्ट। सो इज इट मोर रिस्की कि लेस रिस्की? सो मतलब लेवरेज मतलब रिस्क हो गया। सो अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा, कैलकुलेट बिजनेस रिस्क, कौन सा लेवरेज? बिजनेस रिस्क, बिजनेस ऑपरेट करना है ना, बिजनेस रिस्क मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज। कैलकुलेट फाइनेंशियल रिस्क, कैलकुलेट टोटल रिस्क। सो इसका मतलब हो गया बिजनेस रिस्क, इसका मतलब हो गया फाइनेंशियल रिस्क, और इसका मतलब टोटल रिस्क। इज दैट क्लियर? हाँ, तो टेबल में 4 चीज आनी चाहिए, नेम, ड्यू टू, फॉर्मूला, समझा?
प्रेफरेंस डिविडेंड। ये सब आंसर टाइम्स में। अच्छा, जस्ट बिफोर एंडिंग नहीं, रुको एक बार, ये समझो खाली। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सुनो। सेल्स लिया 10,000 एट द रेट ऑफ 10, 7,000, 3,000, फिक्स कॉस्ट 2,000, ये प्रॉफिट है 1,000। इंटरेस्ट समझो 800, ये 200 रुपये हो गया। एनपी पीटी समझो टैक्स है 30%, सो 200 का 30% 60, सो एनपीएटी क्या हो गया 140, बराबर है। समझो प्रेफरेंस नहीं है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। लेट्स से 100 शेयर्स है तो अर्निंग पर शेयर कितना हो गया 1.4। ये समझो हमारा फॉर्मेट है, ये लिखना नहीं है, खाली समझो, ठीक है। ये फॉर्मेट है। अब मुझे पहले बताओ डीओएल कितना आएगा। डीओएल का फॉर्मूला क्या है? डीओएल किसके वजह से होता है? नहीं नहीं, अरे वो इसके वजह से होता है ना, बस इसके ऊपर नीचे वाला फिगर। क्या फॉर्मूला होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन एनपी पीआईटी। सो 3,000 अपॉन 1,000, 3 टाइम्स। एक बार समझा? डीएफएल किसके वजह से होता है? इंटरेस्ट के वजह से। ऊपर नीचे वाला फिगर 1,000 डिवाइड बाई 200, ये फॉर्मूला है ना, एनपीबीआईटी अपॉन एनपीबीटी। एक मिनट रुको, 5 टाइम्स। डीसीएल क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। वेट 1 सेकंड, ये समझा? अच्छा, अभी इसका मतलब क्या होता है? अगर इधर समझो 10% बढ़ेगा तो बताओ ये कितना बढ़ेगा? ये ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, मतलब कौन सा लेवरेज आएगा? ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा। 3 टाइम्स मतलब क्या? ऊपर 1 चेंज, नीचे 3, ये समझता है? ऊपर 10 है तो नीचे 30, बराबर है। फिर फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट आ गया तो एक और चेंज, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मतलब और 5 टाइम्स। तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 30 का 5 टाइम्स 150%, बराबर है। जस्ट वेरीफाइंग। 1000 प्लस 10% 1100 होता है। 1100 इंटू 10 करेंगे तो 11,000। 1100 इंटू 7 करेंगे तो 1100 इंटू 3 करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना? तो ये 1300। एक बार जस्ट वेरीफाई करो, एक बार करो। 1000 प्लस 30% 1300 होता है कि नहीं? किधर 150? इसका 5 टाइम्स, 30 का 5 टाइम्स। अरे ये 5 टाइम है ना, तो 30 का 5 टाइम्स। अच्छा, इंटरेस्ट चेंज होगा क्या? 800, तो ये कितना होगा?
वापिस कैलसी पे करो, 200 प्लस 150% बराबर है। हाँ अभी देखो टैक्स कितना 30%, 500 का 30% 150, 350 डिवाइड बाय 100 शेयर्स 3.5। नाउ कैन आई से 3, अगर मेरे को ऐसे करना था कि 3 टाइम्स आया, कैन आई से 10% चेंज हो रहा है तो 30% चेंज हो रहा है तो 3 टाइम्स हो रहा है। तो कैन आई से 3 ऐसे भी आ सकता है 30% अपॉन 10%, वो भी 3 होता है। तो मतलब क्या हो गया, इट इज चेंज, चेंज होता है ना इन NPBIT अपॉन चेंज इन, ये चेंज इन सेल्स है ना, करेक्ट। वन मोर थिंग, एक बार कंट्रीब्यूशन में देखो 10% चेंज हो रहा है, 3000 प्लस 10%। सो कहने से 30 अपॉन ये 10% लो कि 30 अपॉन ये 10% लो, एक ही बात है। सो इट इज चेंज इन सेल्स या चेंज इन, इट इज वन एंड द सेम। ये फॉर्मूला भी हो गया एक। ये कौन सा हो गया, DOL। अब मुझे ऐसा आप लोग DFL के लिए बताओ, 5 टाइम्स है, उसके बदले कह रहे से इट इज 150 डिवाइड बाय 30, ये भी 5 टाइम्स होता है, बराबर है। तो क्या हो गया फॉर्मूला, चेंज इन, ये क्या है NPBT अपॉन चेंज इन NPBIT। ये क्लियर। अब बताओ ये 150% चेंज हुआ है, तो ये सब नीचे सब भी 150% ही चेंज होगा। NPAT देखो 140 प्लस 150% करो, 140 प्लस 150%, 350 आ रहा है। EPS देखो 1.4 प्लस 150% करो कैलसी, 3.5 आ रहा है। सो कहने से ये 150%, ये भी 150%, ये भी 150%। सो इट कैन बी चेंज इन NPBT और चेंज इन NPAT और चेंज इन EPS, इट इज वन एंड द सेम। और DCL तो क्या होगा, DOL इंटू DFL, वो तो DOL इंटू DFL ही ना, ये समझ में आया। तो ये फॉर्मूला कब करने का, जैसे हमने माना पीवी रेशियो के 2 फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स और चेंज इन प्रॉफिट अपॉन, तो 2, अगर समझो आप लोग को क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया है, तो ये कर सकते हो क्या, ये नहीं कर पाओगे ना, ये कर सकते हो, इसलिए ये फॉर्मूला भी करना है, वो लिख दो, लिखो फॉर्मूला, ऑल्टरनेट फॉर्मूलास, समझा। हाँ तो ऑल्टरनेट फॉर्मूलास, ये किसका फॉर्मूला पहला वाला, DOL का, ये मत लिखना, ये तो मालूम है। DCL का भी अगर ऐसा ही चाहिए, बताओ ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा, चेंज इन NPBIT न्यूमरेटर, इधर चेंज इन NPBIT डिनोमिनेटर, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, चेंज इन NPBT या NPAT या EPS अपॉन चेंज इन, ये समझा कैसा है वो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, ये ऑल्टरनेट फॉर्मूला। अभी कब, एक मिनट, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करने का वो समझ में है, 2 साल का डिटेल दिया होगा, परसेंटेज में दिया होगा तो ये, और अमाउंट्स में दिया होगा तो वो वाला। हाँ इसको डाउट, ठीक है, सो दैट्स इट। एंड प्लीज इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विथ लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन, सो कैलकुलेटर ही चाहिए, मोबाइल पे कैलकुलेशन नहीं चलेगा। सो अगर कैलकुलेटर नेक्स्ट लेक्चर से लेके ही आना किसी भी कंडीशन।